अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर खान और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राह तब्दीली। नाजरीन, पिछले दिन 10 बजे से लेके आज के दिन 1 बजे तक इन 27 घंटों में जो कुछ होता रहा, खासकर पीटीआई के हवाले से और तहरीक के हवाले से, इस पे हम तफसील से बात करेंगे और अपना जो तज्जिया है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि गंडापुर साहब कल जो यहाँ से निकले तो लोग बहुत ही खुश थे। यहाँ से जो जब काफले की सूरत में निकल पड़े तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान थे या जितनी भी अवाम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो सारा का सारा जो कारकुन था वो खुश था और वो पुरजोश था और जगह जगह पर गंडापुर साहब के इस्तिकबाल के लिए लोग खड़े हुए और गंडापुर साहब पे फूल भी नचावर कर दिए है। तो हमने देखा कि गंडापुर साहब के इस्तिकबाल के लिए जो लोग खड़े थे वो बहुत ही पुरजोश थे और बहुत ही जज्बे के साथ गंडापुर साहब का इस्तिकबाल किया। फिर आगे बढ़ते बढ़ते गंडापुर साहब वहां पर लाहौर में पहुंच गए और लाहौर में कहां पर कियाम किया, इजलास कहां पर था, वहां पर जहां पर मिर्जा अफरीदी यानी कि वो मिर्जा अफरीदी जो सेनेट का चेयरमैन भी था और अभी वो सेनेट का इंतखाबात लड़ने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोहताज है। और हमें ये भी इंकशाफ हुआ है, हमें ये भी पता चल गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 से 5 रहनुमा जो है वो इनको टिकट देने और सेनेट में मुंतखब करने में मुतहर्रिक हो चुके हैं और बहुत बड़ी तादाद में उनसे पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते जाए, वहां से रात गुजर गई। कल का दिन यानी आज के दिन 11:30 बजे का टाइम दिया था प्रेस को और कहा गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 11:30 बजे और बहुत ही अहम ऐलानात होने वाले हैं और बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। तो फिर हमने 11:30 बजे का इंतजार किया और फिर आखिरकार 12 बज ही गए थे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई और 1 बजे के करीब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हुआ। तो हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी नई बात नहीं हुई, वही पुरानी बातें जो कौम को पता है, वही पुरानी बातें जो कौम को पता चल गया है और इमरान खान साहब ने समझा दिया है, वही पुरानी बातें, वही पुराने डायलॉग जो ये लोग इलेक्शन से पहले बढ़ के मार रहे थे, वही बढ़ के अब भी मार दिए इन लोगों ने। कुछ खास बात नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कुछ खास ऐलान नहीं, कोई बड़ा सरप्राइज नहीं, बस यही बात है कि हमने 90 दिन का अल्टीमेटम दिया है, हमने इमरान खान साहब के नाम पे वोट लिया है, हम मुज़ाकिरात करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले। तो ये तो रही 27 घंटों की एक्टिविटी और सरगर्मियां आप लोगों के सामने रख दी। लेकिन अब जो इस पे तज्जिया है वो एक एक करके हम रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गंडापुर साहब के हवाले से कि गंडापुर साहब को अगर ये ऐलानात करने थे तो फिर लाहौर जाने की जरूरत क्या पड़ी और पेशावर में इस ऐलान को क्यों नहीं किया और इतना बड़ा काफिला लेके लाहौर क्यों पहुंचा। मेरी नजर में गंडापुर साहब का इतना बड़ा काफिला लेके लाहौर पहुंच जाना ये मामूली बात नहीं, बल्कि इसके पीछे जो राज है, इसके पीछे जो हिकमत पोशीदा है गंडापुर साहब के अपने हवाले से, वो मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहली जो वजह हो सकती है इतने बड़े काफिले को लाहौर लेके जाना, फिर वहां पर लोगों से इस्तकबाल वसूल करना, इसका बड़ा मकसद और इसकी बड़ी वजह यह हो सकती है कि गंडापुर साहब शायद ही किसी को बावर करवाना चाहता हो कि अगर मैं निकलता हूं तो लोग मेरे पीछे निकलते हैं। शायद वो अवाम भी हो सकता है और वो एस्टेब्लिशमेंट भी या पार्टी के अंदर लोग भी। दूसरी बात, गंडापुर साहब पार्टी में अपना पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए कि लोग मेरे पीछे खड़े हो जाए और मेरी पोजीशन जो है वो और भी मुस्तहकम हो जाए और मेरी मुकाम जो है वो मजीद आगे बढ़ जाए। तीसरी जो सबसे बड़ी और अहम चीज है और इसका मकसद हो सकता है वो मेरे जहन में यही आ रहा है कि शायद ही गंडापुर साहब किसी और को बावर करवाना चाहते हैं कि मैं इतना ताकत रखता हूं कि अवाम मेरे पीछे खड़ी हो सकती है, लिहाजा आप मेरे साथ मुज़ाकिरात कर सकते हैं या आप मेरे साथ मामला तय कर सकते हैं मुस्तकबिल के लिए या मुस्तकबिल के सियासी फैसले के हवाले से आप मेरे साथ मामला तय कर सकते हैं। तो ये तो बातें हो गई है गंडापुर साहब के काफिले लेकर वहां पर जाने की। तो फिर अगली बात जो है वो यही है कि लाहौर में वहां पर जाना क्यों जरूरी था, क्या यहाँ पर ये काफिला घुमा के पेशावर में ये नहीं हो सकता था। तो दूसरा जवाब मेरा यही है कि वहां पर तहरीक के ऐलानात से ज्यादा जरूरी बात जो थी वो मिर्जा अफरीदी के हवाले से थी कि मिर्जा अफरीदी को एक अच्छे इमेज के जरिए हम पब्लिक के सामने रखे और उसको सेनेट में लाने के लिए हम जो राय है वो हमवार कर दे। लेकिन ये तो पता तब चलेगा जब 21 जुलाई को इंतखाबात होंगे और फिर हमें वाज़ेह हो जाएगा कि ये लोग किस किस को सेनेट में लाना चाहते हैं। तो अभी से इस पे बात करना मेरे ख्याल में कब्ल अज़ वक्त होगा, क्योंकि उस वक्त का इंतजार करना होगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा। और मैं यहाँ पर यह बताता चलूं कि अगर इस बंदे को सेनेट पे ला के खड़ा कर दिया और सेनेटर बना दिया तो फिर वाज़ेह हो जाएगा
اور پھر شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی. ان لوگوں کا جو کردار ہے وہ پوری کی پوری طرح جو ہے وہ مخالفت ہوگی عمران خان صاحب کی نظریے کے ساتھ, وہ مخالفت ہوگی عمران خان صاحب کے اس تحریک کے ساتھ. پھر اس کے بعد ان لوگوں سے کسی بھی چیز کا, کوئی اچائی کا کوئی بھی امید ہم نہیں رکھ سکیں گے. تو میرے خیال میں اس گفتگو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اپنے آگے کے نقطوں کی طرف. یہاں پر ایک اور بات ہے کہ لوگ سوال پوچھیں گے کہ گنڈاپور صاحب نے 90 دن کا اگر بتایا ہے تو اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے, یا اس کا کیا فائدہ گنڈاپور کو ہو سکتا ہے. نقصان تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو حکم ہے, عمران خان صاحب کی جو حکمت ہے, عمران خان صاحب کا جو اسٹریٹجی ہے, اس کو رد کر کے یہ لوگ اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے, ان لوگوں کو اس کے پیچھے کیا فائدے پوشیدہ ہے جو مل سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے تحریک کو 90 دن کے لیے ڈیلے کرنا ہے, تاخیر کرنی ہے, اس کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ سیاسی کارکنان اور سیاسی قیادت, وہ قیادت جو خان کے ساتھ مخلص ہے, ان لوگوں کو گرفتار کرے یا ان لوگوں کو کمپرومائز کرے یا ان لوگوں کو کنٹرول میں رکھ کے. دوسری بات جو ہے وہ سب سے بڑی وہ یہی ہے کہ ان میں سے بہت ساری جو ہے وہ لوگوں کی تعیناتی جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور ابھی جو بہت سارے لوگ جو ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, بہت سارے لوگ جو ہے وہ ابھی جو عہدوں پہ براجمان ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ جو اختیار رکھتے ہیں, ان لوگوں کی چھٹی ہو جائے گی اور جو نئے لوگ آئیں گے ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے تعلقات عمران خان صاحب سے پہلے عمران خان صاحب کی رائے سے پہلے ان لوگوں کے تعلقات جو ہے وہ مزید اچھے ہوتے جائے اور ان لوگوں کے مستقبل کے جو سیاسی فیصلے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے ہو. تو یہی تو ان لوگوں کے فائدے ہیں اور عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کا یہی واردات ہے جو یہ لوگ دوسری سائڈ کے ساتھ مل کر ڈال رہی ہے, اور عمران خان صاحب کو مزید جیل میں رکھنے کے لیے یہ لوگ بھی کوشش کرتے رہے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں. ابھی میرے نظروں کے سامنے سے ایک فضل الرحمان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ گزری ہے جس میں وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ تحریکیں جو ہے وہ صرف رہائی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ تحریکیں عظیم الشان مقاصد کے لیے ہوتی ہے اور عظیم الشان مقصدوں کو حاصل کرنے کے لیے تحریکیں ہوتی ہے. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب تو پچھلے 28 سال سے اس تحریک میں لگے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, طاقتور اور مظلوم کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے. طاقتور کو جو قانون پروٹیکٹ کرتا ہے وہی قانون غریب کو بھی پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہونی چاہیے, اور جو قانون غریب کو سزا دیتی ہے وہی قانون طاقتور کو بھی سزا دینے کے لیے بنا ہونا چاہیے اور حرکت میں آنا چاہیے. تو عمران خان صاحب کی تحریک تو پچھلے 28 سال سے چل رہی ہے. آپ کی سیاست کدھر جا رہی ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ قوم کو بتا رہے ہیں, ایک سائڈ پہ آپ قوم کو بتا رہے ہیں کہ ہم اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم پارلیمنٹ میں اسلام کی خاطر لڑ رہے ہیں, دوسری جانب جب آپ پارلیمنٹ میں پہنچ رہے ہیں تو سودی نظام کو پروموٹ کرنے کے لیے یا سودی نظام کو ووٹ دینے کے لیے آپ چپن چپائی کھیلتے ہیں اور خفیہ طور پہ وہاں پر سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور دوسری طرف آپ قوم کو یہ بھاشن دیتے ہیں کہ ہم سود کے خاتمے کا کردار ادا کر رہے ہیں, ہم سود کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کرے. آپ نے کوئی اسلام کے لیے کوئی خدمت نہیں کی. آپ کے جو کارکنان ہیں, آپ کے جو ماننے والے ہیں, جو آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, ان لوگوں کی کوئی عقل ہی نہیں ہے, ان لوگوں کو کوئی شعور ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر ان لوگوں کو عقل ہوتا تو وہ لوگ آپ سے یہ سوال ضرور پوچھتے کہ برسوں پہلے آپ جب عمران خان صاحب پہ یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے تھے تو پھر آپ کیوں, جب پی ٹی آئی سے تعلقات اچھے ہو رہے تھے تو پھر کیوں آپ نے یہ بیان دیا کہ یہ سیاسی بیان ہو سکتا ہے. جب برسوں آپ نے بے نظیر کی حکومت کو حرام قرار دیا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ شریعت میں بے نظیر کی حکومت حرام ہے بلکہ ایک عورت کی حکومت اسلامی مملکت میں حرام ہے, تو پھر آپ کیوں بے نظیر کی حکومت میں ان کے اتحادی پڑے. جب آپ یہ کہتے تھے کہ عورت کی حکومت شرعن اسلام میں حرام ہے تو پھر آپ کیوں مریم نواز کے ساتھ اتحاد کر کے عمران خان صاحب کی حکومت آپ نے گرا دی, اور پھر آپ مریم نواز کی بطور وزارت اعلیٰ ان کو آپ ایکسپٹ کرتے ہیں. آپ کے لوگ آپ سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھتے کہ جو آپ سے دڑا الگ ہو گیا ہے, مولانا شیرانی کا گروپ, وہ کیوں آپ سے الگ ہو گیا ہے؟ کیا وہ علماء نہیں تھے, کیا وہ عالم نہیں تھے, یا وہ عالم ہے جو جمعیت کو سپورٹ کرے, وہ آپ کی نظر میں عالم ہے؟ عجیب اسلام بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے اپنے لیے. جب آپ لوگ بات کرتے ہیں تو آپ لوگ اسلام پسند, جب آپ لوگوں سے کوئی سوال کرتا ہے تو پھر آپ لوگ گستاخی کا الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا حق ہے, آپ کے پاس علم نہیں ہے, اور ان صاحبان کے پاس علم ہے تو آپ ان سے سوال نہیں کر سکتے. تو اس زمانے میں بھی یہاں پر کچھ مخصوص سیاسی علماء جو ہے
वो बड़ी बड़ी पगड़ियां पहन के, वो उलमा का लिबादा पहन के आपसे धोखेबाजी करते हैं, आपसे मुनाफिकत करती है। ये वही मौलाना है जिसने इमरान खान साहब की वो हुकूमत गिरा दी, जिस 3 सालों में 3.5 सालों में पख्तूनों पे एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ, एक भी इस तरह का कातिलाना हमले नहीं हुए जहां पर आप ये इल्जाम लगा सके कि ये रियासती दहशतगर्दी है। यही हुकूमत ये लोग गिरा के मौलाना फजल रहमान साहब ने इसके लिए वोट दिए थे, मोहसिन दावड़ ने और अली वजीर ने वोट दिए थे, हैदर होती ने वोट दिए थे। और ये वही लोग हैं जो आज ये कह रहे हैं कि यहाँ पर दहशतगर्दी है, रियासती दहशतगर्दी है और हमें अमन चाहिए। ये वही मुनाफिक लोग हैं जो दहशतगर्दी के लिए वोट भी देते हैं और फिर यहाँ पर रोना भी रोते हैं कि यहाँ पर दहशतगर्दी है और हम अमन चाहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर मुनाफिकीन को जानना जरूरी है और इन मुनाफिकीन को जानकर इन लोगों को टुकराना भी जरूरी है। जब तक ये मुनाफिक आला यहाँ पर मौजूद रहेंगे तब तक हम इस्लाम से मुकम्मल तौर पे बाखबर नहीं रहेंगे, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को अपने कब्जे में ले लिया है। और जो लोग इन पे तनकीद करते हैं, चाहे वो आलिम दीन हो या वो एक आम इंसान हो, आम मुसलमान हो, ये लोग उन पे फितवे लगाते हैं कि ये तो गुस्ताख है, ये तो ये है, ये तो वो है। तो लिहाजा इन लोगों से बचे। जो इस्लाम इन लोगों ने अपने लिए मुकर्रर किया है वो अलग है, और हमारे लिए इन लोगों ने जो इस्लाम पसंद किया है वो अलग है। तो लिहाजा इन लोगों की पहचान करें और इन लोगों को लोगों के सामने लाए। और ये लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्ताख करार देते हैं, हमें गुनहगार कहलाते हैं, तो इन लोगों से जान छुड़ाने का यही वक्त है कि इन लोगों से सवाल करें कि बरसों पहले जो आपका मौक़िफ़ था आज वो क्यों बदला है। क्या इस्लाम में ये जायज़ है कि आप झूठ बोले? इस्लाम में ये जायज़ है कि आप एक मौक़िफ़ अपना के फिर बाद में कहें कि ये सियासी मौक़िफ़ है? आप लोगों को ईमान से बेदखल करते हैं, आप लोगों को यहूदी एजेंट करार देते हैं, आप लोगों को ईमान के हवाले से लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि यह सियासी बयान था। तो मकसद मेरी गुफ्तगू का यही था आज के इन लोगों से बचना चाहिए और इन लोगों की जो मुनाफिकत है ये लोगों के सामने आप लोगों ने रखनी चाहिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान, वस्सलाम।